गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निक मैक टेक पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी जेई 2024 की तैयारी कर रहे हैं और इसमें मैंने सबसे पहले जो सब्जेक्ट उठाया है वो है मटेरियल साइंस। इस सब्जेक्ट की मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और स्टील की क्लासिफिकेशन को। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी उस सब्जेक्ट की, आप जाकर देख सकते हो। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हीट ट्रीटमेंट। तो मटेरियल साइंस में हीट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और इसके क्वेश्चंस बहुत सिंपल्स होते हैं, तो आप लोग आराम से कर भी सकते हो। तो इसी को हम लोग समझेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको हीट ट्रीटमेंट के बेसिक्स के बारे में बता दूंगा। जितने भी बेसिक्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो लास्ट तक आप लोग जरूर देखना। तो देखिए, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मटेरियल साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और इसमें जो सब्जेक्ट है आपका क्या है, हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, ये वाला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी चैप्टर है आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाना चाहूंगा हीट ट्रीटमेंट के बारे में। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, आपने लास्ट चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था। लास्ट चैप्टर में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे दोस्तों, वो एलॉय के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। देखना, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हम लोग ज़्यादातर डिस्कस कर रहे थे, एलॉय के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और एलॉय में भी हम लोगों को अलग से कुछ ना कुछ एलॉय कंटेंट मिलाना पड़ रहा था। क्या मिलाना पड़ रहा था दोस्तों? एलॉय कंटेंट मिलाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से हमारी क्या हो रही थी, या तो हमारी डक्टिलिटी इंक्रीज हो रही थी दोस्तों, है ना, या तो हमारी डक्टिलिटी दोस्तों इंक्रीज हो रही थी, या फिर जो हमारी हार्डनेस है वो इंक्रीज और डिक्रीज ये हो रही थी। यही काम तो हम लोग कर रहे थे। बताइए, हमने लास्ट चैप्टर में एलॉय के बारे में ज़्यादातर स्टडी कर रहे थे हम लोग। आपने देखा होगा, जब मैंने पढ़ा रहा था तो मैं आपसे बोलता था कि भाई कार्बन की परसेंटेज इतनी होनी चाहिए या इस रेंज में होनी चाहिए। इस तरीके से तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो वही चीज़ है, ये तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ कि मान लिया हमने, हमारे पास क्या है, आयरन है, Fe है, ठीक है। इसमें मैंने कार्बन मिलाया। क्या मिलाया दोस्तों? कार्बन मिलाया। कार्बन की थोड़ी सी परसेंटेज मैंने इसमें मिलाई। तो इसकी वजह से क्या हुआ भाई, कार्बन की वजह से क्या हुआ, हमारी जो हार्डनेस है दोस्तों, है ना, मेटल की जो हार्डनेस थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि हमने कार्बन का कंटेंट उसमें मिलाया। लेकिन जब कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज करने से हमारी मेटेरियल की हार्डनेस इंक्रीज हो गई, लेकिन यहाँ पर जो डक्टिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई। क्या हो गया दोस्तों? डक्टिलिटी का कुछ ना कुछ आपको लॉस देखने को मिला। और फिर हमें डक्टिलिटी बढ़ानी होती थी, और जब हम डक्टिलिटी बढ़ाएंगे तो हमें क्या ऐड करना पड़ता था भाई, इसमें अगर हम मैग्नीशियम को ऐड कर देंगे, अगर हम मैग्नीशियम भी इसमें मिला देंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, जो डक्टिलिटी होगी उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर एनहांस कर सकते हैं। यही तो हम लोग काम कर रहे थे। ये तो लास्ट चैप्टर की बात हो गई, इस तरीके से हम लोग कर रहे थे। लेकिन हीट ट्रीटमेंट में ऐसा नया क्या है? हीट ट्रीटमेंट दोस्तों क्या है कि हम लोग जो एलॉय एलिमेंट, हमारे एलॉय कंटेंट है ना, उसको हमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना पड़ता इसमें। हालांकि हम लोग जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सम प्रॉपर्टीज को हम लोग एनहांस तो करते हैं, सम प्रॉपर्टीज को दोस्तों एनहांस तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें अलग से हम लोग कोई कंटेंट, जो एलॉय कंटेंट है उसको हमें ऐड नहीं करना पड़ रहा है। सिंपल सी बात ये है, एलॉय कंटेंट जो है हमको ऐड नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन पहले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में हम लोग ऐड करते थे, तब हमारी जो डक्टिलिटी या फिर हार्डनेस वगैरह उसको हमें क्या एनहांस या डिक्रीज करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी हमको बढ़ानी है ना, इम्प्रूव करनी है, एनहांसमेंट करना है, तो बेस मेटल में हम लोग कुछ भी उसमें मिलाते नहीं हैं, ऐड नहीं करते हैं। ये सिंपल सा हीट ट्रीटमेंट है ना। हीट ट्रीटमेंट में केवल मदद से हमें अलग से एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना पड़ता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये सिंपल सा इसका फंक्शन बोल सकते हो आप। क्या है ये इसका फंक्शन है। यहाँ पर मैंने देखो हीट ट्रीटमेंट में आपके लिए लिख भी दिया है। देखिए फंक्शन क्या है इसका, विदाउट एलोइंग एनी एलिमेंट, विदाउट एनी एलोइंग एनी एलिमेंट इन बेस मेटल, एनहांसमेंट ऑफ सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी का क्या है, एनहांसमेंट है। कोई भी एलोइंग एलिमेंट हम लोग नहीं मिला रहे हैं बेस मेटल में। और ये किसके लिए सूटेबल रहता है दोस्तों?
ये स्टील के लिए सूटेबल रहता है। किसके लिए? स्टील के लिए सूटेबल रहता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल बेसिक्स बात है जो मैंने आपको बताई है, और बहुत सिंपल तरीके से आपके लिए सामने लिख दी ताकि आपको ज्यादा याद भी ना करना पड़े। तो इस तरीके से आप लोग नोट बना सकते हो ताकि आपको ज्यादा याद ना करना पड़े, बहुत लंबी लंबी थ्योरीज नहीं पढ़नी पड़े। ठीक है, चलो ये आप समझ गए कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हमारे पास हीट ट्रीटमेंट में कुछ और पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। वो क्या है? देखो, हीट ट्रीटमेंट इज नॉट इफेक्टिव until or unless there is a sufficient amount of carbon is not present in steel। ये इफेक्टिव नहीं होगा, हीट ट्रीटमेंट इज नॉट इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ये ज्यादा इफेक्टिव का मतलब क्या है दोस्तों? इफेक्टिव का मतलब ये होता है जैसे हम डिजायर्ड आउटपुट जो हम चाह रहे हैं मटेरियल से वो हमें मिल जाए तो हमारे लिए वो मटेरियल इफेक्टिव है ना। डिजायर्ड आउटपुट जो हम चाह रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए तो हमारे लिए वो इफेक्टिव है। अगर जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है तो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है। तो हीट ट्रीटमेंट इज नॉट इफेक्टिव। अगर उसमें कार्बन की परसेंट उसमें नहीं होगी, सफिशिएंट कार्बन की परसेंटेज, थोड़ी बहुत सफिशिएंट जो अमाउंट की कार्बन की परसेंटेज हमें चाहिए होती है वो तो उसमें होनी चाहिए, तभी हमारे लिए इफेक्टिव रहेगा। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। और आपको इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने मार्क आपके लिए कर रखा है कि फॉर कार्बन परसेंट लेस देन 0.2 से 0.3%। ज्यादातर आपको दोस्तों 0.3 देखने को मिलती है। कार्बन की परसेंट लेस देन होनी चाहिए, किससे? 0.2 से या 0.3 से लेस देन होनी चाहिए, है ना। हीट ट्रीटमेंट इज नॉट इफेक्टिव। अगर कार्बन की परसेंटेज दोस्तों 0.2 से 0.3 से भी कम है आपकी स्टील के अंदर तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। और जर्नल जो आपको देखने को मिलती है वो 0.3 देखने को मिलती है ज्यादातर। ऑप्शंस में अगर आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ जाए तो आप लोग 0.3 को ज्यादा वैल्यू देना, और बाकी रेंज में भी आपसे पूछ लिया जाता है भाई इससे कम दे दिया जाए, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि भाई कम से कम 0.3 तो होनी ही चाहिए कार्बन की परसेंटेज स्टील के अंदर, तब ही हमारे लिए इफेक्टिव वो रहेगी। हीट ट्रीटमेंट अफेक्ट्स कार्बन द मोस्ट। ठीक है, कार्बन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। अब देखिए इसमें हीट ट्रीटमेंट में हो क्या रहा है, देखना एक एग्जांपल से अगर आप समझना चाहो कि फॉर एग्जांपल, चलो ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल सी चीज समझिए, मान लो हमारे पास एक सिंपल एक फेज है ना। किसी भी एक फेज में मान लो लिक्विड फेज है, सॉलिड फेज है, इसी तरीके से होते हैं। तो मान लो हमारे पास मटेरियल साइंस में हम लोग सॉलिड फेज के बारे में ज्यादातर डिस्कस करते हैं, है ना। लिक्विड के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, सॉलिड फेज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मान लो हमारे पास एक फेज है, कैसी फेज है? सॉलिड फेज है कोई भी, इसको हमें दूसरी सॉलिड फेज में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले हीट करेंगे, होल्ड करेंगे, कूल करेंगे। तीन प्रोसेस में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो दोस्तों हीट, सबसे पहले हम लोग हीट करते हैं मटेरियल को, फिर क्या करते हैं दोस्तों? फिर उसको हम करते हैं होल्ड, थोड़ी देर के लिए उस मटेरियल को तपने देते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? देखो होल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे सोक भी बोलते हैं ना इसको, सोक, SOACK, है ना, सोक। सोक में क्या होता है? जैसे आपने स्पंज देखा होगा ना, उसको हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी अंदर सोक कर लेता है। इसी तरीके से हम होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छी तरीके से वो सेटल हो जाए। हीटिंग करी, होल्ड करा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको कूल डाउन करते हैं। इस तरीके से हम लोग हीटिंग करते हैं ना, हीट ट्रीटमेंट इस तरीके से करते हैं। तीन चीजें ही इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है हीट ट्रीटमेंट में, ये बात आपको याद रखनी है। तो मैंने बताया भाई एक सॉलिड फेज है, दूसरी सॉलिड फेज में हमें कन्वर्ट करना है, तो हमने हीट किया और होल्ड किया और कूल भी किया, तीनों प्रोसेस की। तो जैसे हमारे पास मान लो परलाइट था, ठीक है, इसको हमने हीट किया, होल्ड भी किया और कूल भी किया, तो हमको क्या मिल गया? गामा आयरन देखने को मिल गया। इस तरीके से एक फेज से दूसरी फेज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं हीट ट्रीटमेंट के द्वारा। तो अब मुझे बताइए आप लोग, हीट ट्रीटमेंट आपको समझ आया कि किस तरीके से हीट ट्रीटमेंट में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और मुझे अपने सजेशंस भी दिया करिए कि मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए ये पॉइंट में अलग से लिख भी दिया है कि हीट ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं जिसमें हमको हीटिंग, होल्डिंग और कूलिंग करना जरूरी रहता है। तीन ही चीज करते हैं, हीटिंग, होल्डिंग और कूलिंग। कूलिंग भी क्या डिसाइड करती है? ये फाइनल माइक्रो स्ट्रक्चर्स, कि भाई लास्ट में जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा उसका माइक्रो स्ट्रक्चर क्या होगा
कूलिंग से हमें डिसाइड करती है। और देखिए दोस्तों, हीट ट्रीटमेंट अकर नियर यूटेक्टेड पॉइंट, गामा आयरन पे आपको यूटेक्टेड पॉइंट पे आपको हीट ट्रीटमेंट देखने को मिलती है। ये यूटेक्टेड पॉइंट क्या होता है, ये मैंने आपको जब आयरन कार्बन जो डायग्राम बनाया था, फेज डायग्राम आपको सिखाया था, है ना, उसमें आपको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और हाई क्रिटिकल टेम्परेचर आपको बताया था। तो लगभग जो आपको जो टेम्परेचर था दोस्तों 723 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने आपको टेम्परेचर बताया था। यहाँ पर हमको क्या मिलता था, गामा आयरन देखने को मिलता था। यूटेक्टिव पॉइंट यही होता था हमारा। तो ये चीज मैंने अलग से आपके लिए लिख भी दी है कि यूटेक्टिव जो टेम्परेचर है दोस्तों कितना रहता है, 723 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसी को हम लोग लो क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोल देते हैं। इसमें हमारी जो कार्बन की परसेंटेज रहती थी दोस्तों 0.76 रहती थी। तो देखिए 0.3 से तो ज्यादा ही है, ये कम है, ये बात आप मुझे बताइए सोच समझ के। तो सुइटेबल कार्बन परसेंटेज हम लोग कितनी चाहिए होती है हमें, 0.3 से 2%, है ना। ये सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बता दी। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे लिए न्यूक्लिएशन। अब देखिए न्यूक्लिएशन होता क्या है, इसको और समझिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताइए, एक मैं आपको लिक्विड का एग्जाम्पल देता हूँ ना, फिजिक्स के केस में, फिजिक्स से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो हमारे पास एक छोटी सी बात समझिए कि मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये है ना, ये न्यूक्लियस है। अब मान लो हमारे पास पानी है, पानी को हमें बर्फ बनाना है, पानी को आइस में कन्वर्ट करना है। वाटर को हम जब हम आइस में कन्वर्ट करते हैं तो आपने देखा हुआ हम लोग फ्रीजर में रखते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप नोटिस करना, आप भी देख सकते हो, जब आपकी जो क्रेड होती है ना, छोटी छोटी जो ट्रे होती है उसमें आप लोग बर्फ जमाते हो, तो आप लोग देखोगे एक साथ बर्फ नहीं जम जाती है, पहले कुछ एरिया में बर्फ जमती है ना। मान लो एक छोटे से एरिया में, मान लो ये इतनी हमारी ये बॉक्स है हमारा आइस का, इसमें हमें बर्फ जमानी है, तो पहले छोटे सी एरिया में बर्फ जमना स्टार्ट होगी। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग और देखना जाएंगे तो हम देखेंगे भाई उसकी जो ग्रोथ और ज्यादा हो गई होगी, थोड़ी बर्फ और ज्यादा मोटी हो गई होगी। पहले न्यूक्लियस इसी को बोलते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो बर्फ जमती है ना, मान लो स्टार्टिंग में जो हमको एलिमेंट देखने को मिला, छोटा सा देखने को मिला, ये हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस हो गया। थोड़ी देर बाद हम लोग जाके देखेंगे भाई ये बड़ा हो गया, थोड़ा और ज्यादा जब समय में जग गया, है ना, तो उसको हमने न्यूक्लियस की ग्रोथ हो गई भाई, और ज्यादा ग्रोथ हो गई, यहाँ पर देखने को मिली। इस तरीके दूसरी जगह भी हो जाती है ना। तो ये क्या होती है, हमारी न्यूक्लियस होती हैं। यहाँ पर आप लोग ऐसे और समझ सकते हो कि मान लो हमारे पास ये है एक बीकर है, मान लो, है ना। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने दोस्तों सिंपल से लिक्विड है दोस्तों, इसके अंदर पूरा लिक्विड है, वाटर है, मान लो ये पूरा पानी से भरा हुआ है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। मान लो पूरा अंदर इसमें पानी भरा हुआ है। अब हमारे पास क्या है, सॉलिड है ना। हम लोग किसकी बात करेंगे, सॉलिड की बात करेंगे भाई। लिक्विड से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सॉलिड में जा रहे हैं। जब हम लोग मान लो बर्फ को जमा भी रहे हैं तो सॉलिड में जमा रहे हैं। तो आप लोग देखो इस पीरियड के अंदर कि थोड़ी जगह, इस जगह मान लो आपको थोड़ा बहुत बर्फ देखने को मिला, जम पानी, है ना, आप देख सकते हो भाई, मान लो इस जगह आपको देखने को मिल गया। फिर आप लोग देख सकते हो भाई, मतलब यानी कि इतने बड़े एरिया में कुछ जगह आपको देखने को मिल गई। आपने देखा भाई पानी पूरा ठंडा तो हो गया है और कुछ कुछ जगह बर्फ भी जम गई है। फिर आप अपने थोड़ी देर बाद गए, थोड़ी देर बाद फिर आपने देखा कि भाई ये जो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद आप लोग जाके देखोगे, फिर देखोगे भाई थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई इस एरिया में, थोड़ा सा और ज्यादा ग्रोथ हो गई इनकी, है ना। क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। इसको क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ, न्यूक्लियस की ग्रोथ। ठीक है, न्यूक्लियस की ग्रोथ हो गई। और आपने नोटिस किया भाई कुछ और जगह जो खाली थी ना, वहां पर थोड़ी थोड़ी जमना स्टार्ट हो गई। कुछ और जगह खाली थी, वहां पर थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। तो ये तो मैंने आपको फिजिक्स में समझा दी भाई, न्यूक्लियस क्या होता है और किस तरीके से न्यूक्लियस की ग्रोथ होती है, सिंपल। तो इनको हम लोग क्या बोले हैं, न्यूक्लिएशन ग्रोथ। पूरा लिख लो आप लोग, न्यूक्लिएशन ग्रोथ, सिंपल। ये तो आपका तो फिजिक्स के केस में बात हो गई। अगर मैं मटेरियल साइंस की बात करूं, यहाँ पर दोस्तों अगर मैं मटेरियल साइंस में बात करूं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड का ही इस्तेमाल करते हैं। आपको मैंने अभी पीछे बताया था, लिक्विड तो हम लोग ले नहीं रहे हैं। तो सॉलिड एक सॉलिड फेज है हमारी, मान लो BCC है हमारा उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उसको जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन कराया, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, एक तो आपका न्यूक्लिएशन इंक्लूड हो रहा है, जो मैंने आपको न्यूक्लियस बोला था ना। तो
तो न्यूक्लिएशन यहीं पर आपको ये, इसको हम न्यूक्लिएशन भी बोलते, न्यूक्लियस है ये, न्यूक्लिएशन इस इन आपका इन्वॉल्व हो रहा है और न्यूक्लिएशन की ग्रोथ इन्वॉल्व हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है भाई। सॉलिड फेज है हमारी, जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमको बीसीसी दे रखा है, इसका हमने कराया ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल साइंस के अंदर, तो हमको दूसरा एक सॉलिड फेज मिल गया जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, एफसीसी है। सिंपल हम लोग इतना रखते हैं, ठीक है। तो अगर हमें फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू फेज इन कोल्ड फेज, कोल्ड फेज में हम लोग नया फॉर्मेशन, नई फेज को फॉर्मेशन होती है, तो वो सिंपल क्या होता है, न्यूक्लिएशन। आई होप आपको न्यूक्लिएशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मटेरियल साइंस के अंदर मान लो हमारे पास एक सॉलिड फेज है, उसके मान लो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितना है, बीसीसी है, उसका हमने क्या कराया, ट्रांसफॉर्मेशन कराया। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या इन्वॉल्व है आपका, सबसे पहले इन्वॉल्व है आपका न्यूक्लिएशन, उसके बाद इन्वॉल्व है न्यूक्लिएशन की ग्रोथ, उसकी वजह से हमें दूसरे फेज में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड फेज 2 में कन्वर्ट हो गया, और उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको एफसीसी देखने को मिला। तो ये सिंपल सा होता है हमारा न्यूक्लिएशन, और किस तरीके से ग्रोथ होती है ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जब आपको ग्राफ में समझाऊंगा तब आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने सुना है दोस्तों ट्रिपल टी डायग्राम, इस डायग्राम के बारे में आपने बहुत सुना होगा, और इस डायग्राम को आज मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। ट्रिपल टी डायग्राम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रिपल टी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सबसे पहले फुल फॉर्म ही लिख लीजिए आप, टाइम टेम्परेचर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है, ये होता है ट्रिपल टी डायग्राम। अब इसको समझिए, सबसे पहला पॉइंट आप लोग इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर, भाई इसको ज्यादातर हम लोग स्टडी करते हैं लॉग में, स्टडी करते हैं क्या, लॉग स्केल में, हालांकि नॉर्मल स्केल में भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन लॉग स्केल में हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे जैसे ठीक है, जैसे हमने इस साइड क्या ले लिया, हमने log 10 ले लिया, log 10, और यहाँ पर क्या हमारा टेम्परेचर है इस साइड हमने, ठीक है, और इस साइड हमने क्या ले लिया, log 10 t, यानी कि टाइम, ये हमने टाइम ले लिया। तो लॉग स्केल पे हम लोग स्टडी करेंगे इसको। और इसमें एक बात आपको और याद रखनी है भाई, ट्रिपल टी डायग्राम में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ये नॉन इक्विलिब्रियम। ये क्या बताता है हमें, नॉन इक्विलिब्रियम के केस में भी हमको ये स्टडी करा देता है। अभी हमने फेज डायग्राम जो पढ़ा था आयरन आयरन कार्बन वाला, तो उसमें केवल लीनियर के बारे में और फिक्स के बारे में, फिक्स पोजीशन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, लेकिन ये नॉन इक्विलिब्रियम में भी आपको बता देता है। वहां पर सब आपको इक्विलिब्रियम में आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर पा रहे थे। देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, एक ग्राफ की मदद से, मान लो किसका डायग्राम ये, इसका किसका है आपके पास, एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ मान लिया हमने प्रेशर और टेम्परेचर का डायग्राम है ये, है ना, थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। मान लो हमारे पास ये है एक नॉन लीनियर कर्व है, नॉन इक्विलिब्रियम कर्व है। अब इसमें आप लोग डायरेक्ट, अगर कोई आपसे प्रेशर पूछे तो आप लोग डायरेक्ट बता दो भाई यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, कोई आपसे टेम्परेचर पूछ ले तो आप लोग डायरेक्ट बता दो भाई यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, है ना, यहाँ प्रेशर पूछ ले आप लोग डायरेक्ट बता दो कि भाई प्रेशर कितना होगा, यहाँ टेम्परेचर पूछ ले आप लोग डायरेक्ट बता दो भाई टेम्परेचर कितना होगा, ये तो आप आसानी से बता सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग आयरन, ये आपका ट्रिपल टी डायग्राम में इस नॉन यूनिफॉर्म कर्व में अगर हम देखें तो यहाँ कितना होगा, यहाँ हम लोग कैसे पता करते हैं, वो इसमें पता करते हैं हम लोग। यहाँ का अगर हमें निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर आप लोग आराम से बता दोगे भाई टेम्परेचर क्या है, किस टाइम में कितना टेम्परेचर है, आप लोग यहाँ पर बता सकते हो भाई कौन सी उस टेम्परेचर के अंदर आपको कौन सी फेज मिल रही है ना, ये सब आप लोग आसानी से बता सकते हो। तो नॉन इक्विलिब्रियम आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इसको इरेज कर दीजिए। अब समझिए, अब इस ग्राफ को समझिए। सबसे पहले आपको याद रखना है कि मान लो हमारे पास, मान लिया ये एक लाइन है,
इस तरीके की ना, मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लो हमारे पास ये एक लाइन है, ये है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, क्रिटिकल टेम्परेचर है यहाँ पर, ये हमारे पास इस पॉइंट पे क्रिटिकल टेम्परेचर है दोस्तों, या फिर आप लोग ऐसा बोल सकते हो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। और ये कितना होता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था 723 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर इस पॉइंट पर है। अब इस पॉइंट पे आपको है, और आप लोग को एक बात और मैं बता दूं कि इसके ऊपर का जो रीजन है, इसके ऊपर का रीजन जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, गामा ऑसेंटिनेट, क्या, ऑसेंटिनाइट, ठीक है। ये क्या है आपका, कंपोनेंट ही तो है, क्या है आपका, कंपोनेंट है। सिंपल, आप लोग कंपोनेंट लिखना चाहो तो लिखना, मतलब मत लिखना। ये इसके ऊपर का रीजन क्या है आपका, गामा ऑसेंटिनेट कंपोनेंट। अब ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, इससे हम लोग थोड़ा सा ऊपर, इससे दोस्तों क्या है, थोड़ा सा ऊपर की बात करेंगे। या फिर एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, इससे पहले इसके ऊपर का रीजन मैंने बता दिया, गामा ऑसेंटिनेट है। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, हम लोग ट्रिपल टी डायग्राम में या तो एस कर्व के बारे में देखते हैं हम लोग ना, ज्यादातर एस कर्व हो गया आपका, और सी कर्व के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कर्व ही बना देता हूँ कि मान लो हमने यहाँ से ये इस तरीके का एस कर्व बना दिया, क्या बना दिया दोस्तों, इस तरीके का एस कर्व बना दिया, लीजिए, है ना। लो थोड़ा और इसको अच्छे से बना देते हैं हम लोग। ये है हमारे पास एस कर्व मिल गया दोस्तों, क्या मिल गया दोस्तों, एस कर्व मिल गया। अब यहाँ पर आपको देखो, देखना क्या है कि ये जो ये आपको देखने को मिला, ये क्या है हमारे पास, स्टार्ट, यहाँ से हम लोग कर्व स्टार्ट हो रहा है हमारा, और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, कर्व फिनिश हो रहा है। ये लाइन कौन सी है, फिनिश लाइन है, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाली कर्व की लाइन है ये हमारी, ये क्या हमारी फिनिश कर्व की लाइन है, सिंपल। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाई क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर एक टेम्परेचर लेंगे, मान लो हमने ये टेम्परेचर ले लिया टी, क्रिटिकल टेम्परेचर से हमने ऊपर, है ना। और कौन से रीजन में, भाई गामा ऑस्टेनाइड रीजन में है ना। यहाँ से अब हमें क्या कराना है, ठंडा कराना है, क्या कराना है दोस्तों, ठंडा कराना है, क्योंकि हमने क्या बताया था, हमें होल्ड करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हीटिंग, होल्डिंग और कूलिंग हमें करनी है। तो मान लो हम लोग कूल करा रहे हैं, अब कूल करने के तरीके क्या क्या है, देखो, एक तरीका तो दोस्तों कूल करने का ये है कि यहाँ से ये इन्होंने क्या किया कि यहाँ से ये ले गए और इस तरीके से कूल करा दी कुछ जहाँ, है ना। एक तो ये कूलिंग हो गई, और यहाँ से भी इन्होंने इस टेम्परेचर को यहाँ से ये कूलिंग कराई। अब आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये दो तरीके हमने कूलिंग के देख लिए। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ये मान लो यहाँ तक आया दोस्तों, दोनों को बराबर ले लेता हूँ, मान लो यहाँ तक आया दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये क्या दर्शा रही है, ये जो लाइन है आपकी, ये क्या दर्शा रही है, ये वाली लाइन स्लो कूलिंग को, क्या है दोस्तों, स्लो कूलिंग। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रही है, स्लो कूलिंग देखने को मिल रही है। जबकि यहाँ पर आपको अगर बात करूं मैं, यहाँ क्या आपको देखने को मिलेगी, सिंपल, यहाँ की अगर बात करूं मैं, यहाँ क्या है, फास्ट कूलिंग। कैसे है आप लोग खुद देख सकते हो। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये देखो, ये इसको नीचे लाके देखोगे तो यहाँ पर इतना हमें टाइम लगेगा, यहाँ कूलिंग की अगर देखोगे तो इतना टाइम लगेगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कूलिंग हमारी थोड़ी जल्दी हो जाएगी, तो फास्ट यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाएगी कूलिंग, इसीलिए हमारी क्या है, ये फास्ट कूलिंग है, और ये हमारी क्या है, स्लो कूलिंग है। यहाँ से आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। कोई दिक्कत, आई होप आपको नहीं होगी कोई दिक्कत। सिंपल, ये स्लो कूलिंग और फास्ट कूलिंग आपको समझ आ गया होगा। अब आप लोग एक और देखिए, यहाँ पर आपको देखने वाली बात क्या है दोस्तों, ये हमें पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, है ना। कौन कौन से पॉइंट मिले, दो पॉइंट आपको देखने को मिल गए। तो इस पॉइंट को अगर आप मार्क करोगे इस तरीके से, ये, और एक पॉइंट आपको ये मिल गया, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बताइए। इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया कि आपका टी एस और टी एफ, ये आपको क्या है,
TS है और ये आपका क्या है, TF है। और TS क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ परलाइट। TS क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग टेम्परेचर फॉर्मेशन ऑफ परलाइट, फॉर्मेशन ऑफ परलाइट। ऐसे ये क्या है, TF फाइनल टेम्परेचर फॉर्मेशन ऑफ परलाइट। क्योंकि दोस्तों हमने देखो यहाँ ये हमारा क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था, है ना, स्टार्टिंग कर था। तो परलाइट को हमने कूल किया दोस्तों, ये हमारी फेज 1 थी, इसको और हमने कूल किया तो हमारा हम कौन सी फेज पहुंच गए, फेज 2 पे पहुंच गए, है ना। फेज 1 थी, फेज 2 पर पहुंच गए तो हमको क्या मिल गया, एक फेज से दूसरी फेज में हम लोग कन्वर्ट कर लिया, तो हमको क्या मिल गया, परलाइट मिल गया दोस्तों। क्या देखने को मिल गया, परलाइट देखने को मिल गया। तो ये रीजन आपको क्या हो गया, परलाइट। यहाँ पर आप लोग परलाइट लिख सकते हो, सिंपल, कि भाई यहाँ पर हमारी एक फेज थी, इस फेज को चेंज हुआ, दूसरी फेज में पहुंच गई और हमको क्या मिल गया, परलाइट मिल गया। अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये तो एक तरीका था कूलिंग करने का। अब दूसरा तरीका देखिए, कूलिंग करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो ये तरीका हो सकता है, मान लो यहाँ से ये इसको टच करता हुआ ले गया, है ना, ये इसको टच करता हुआ ये नीचे आया और एक आपको ये डायरेक्ट नीचे आ गया, ठीक है। ये आपका दूसरा तरीका हो सकता है कूल करने का। अब देखिए आपको, आप मुझे खुद बताइए कि किस में ज्यादा कूलिंग हो रही है। अगर आप इस रीजन में देखोगे दोस्तों, इस रीजन में देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आप मुझे बताइए इसमें क्या है, कौन से फास्टर कूलिंग देखने को मिलेगी। यहाँ आपको थोड़ी देखो इनके कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ी सी और ज्यादा कूलिंग देखने को मिलेगी, फास्टर कूलिंग आपको देखने को मिलेगी इस पॉइंट पे, इस कर्व के आगे। और इसी तरीके से आप लोग इस कर्व पे देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सट्रीमली फास्टर कूलिंग। क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, एक्सट्रीमली फास्टर कूलिंग, सिंपल। क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ से आप लोग वही नीचे पॉइंट ले जाओगे, यहाँ पर यहीं पर आपको कूलिंग हो जाएगी, थोड़ा कम समय लगेगा। यहाँ देखो यहीं पहुंच जाएगा, है ना, यहाँ पर और ज्यादा कम समय लगेगा। तो ये क्या है, एक्सट्रीमली फास्टर कूलिंग हो गई। यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपको मिल रहा है ना पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोज। क्या बोलते हैं इस रीजन को, हम ना नोज पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नोज पॉइंट बोल रहे हैं। सिंपल, आपको समझ आ रहा होगा। तो बस अभी आपको इतना ही इसमें समझना है। इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या है कि भाई जो हमारा जो टेम्परेचर है, ये लो क्रिटिकल जो टेम्परेचर है, इससे ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, लो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार मार्क पॉइंट लगा के दे सकते हो कि टेम्परेचर हमारा क्या है, ग्रेटर देन है लो क्रिटिकल टेम्परेचर से। यहाँ से हम लोग कूलिंग करा रहे हैं, टेम्परेचर ग्रेटर देन लो क्रिटिकल टेम्परेचर। इतनी सी बात आपको याद रखनी है बस। ये होता है आपका ट्रिपल टी डायग्राम, और इतने सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब इसी के बेसिस पे हम लोग हीट ट्रीटमेंट पूरा पढ़ना होता है हमें। चलिए समझिए थोड़ा और, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैंने आपके लिए लिख दिया भाई, टीएस क्या होता है, स्टार्टिंग टेम्परेचर फॉर्मेशन ऑफ परलाइट, ठीक है। टीएफ क्या है, वही फिनिश टेम्परेचर फॉर्मेशन ऑफ परलाइट, जो मैंने आपको पीछे बता दिया। अंडरस्टैंडिंग के लिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख दिए। सबसे पहले हम लोग गामा फेज बनेगा, जिसमें ऑस्टेनाइट आपको मिलता है ना, ऑस्टेनाइट कंपोनेंट मिलता है। फिर टेम्परेचर ग्रेटर देन होता है लो क्रिटिकल टेम्परेचर से। नॉन इक्विलिब्रियम होता है, जो मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से होता है नॉन इक्विलिब्रियम। फिर हम लोग क्या करते हैं, कूल करते हैं। कूल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट जिसमें हम लोग को परलाइट मिलता है, फिनिश पॉइंट होता है, यहाँ पर भी हमको परलाइट मिलता है। और फेज चेंज होती है, एक पॉइंट से ऑस्टेनाइट से, है ना, परलाइट में कन्वर्ट होता है। यानी जो ऑस्टेनाइट टेम्परेचर होता है उसको हमने परलाइट में कन्वर्ट किया। जो हमने जो फेज 1 थी हमारी, है ना, फेज 1 थी स्टार्टिंग पॉइंट पे, और फेज 2 फिनिश पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए थे। दोनों सॉलिड हैं, तो ऑस्टेनाइट से हमें परलाइट देखने को मिला था। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप भूल जाओ कभी ट्रिपल टी डायग्राम, तो इस तरीके से याद कर सकते हो, क्योंकि मैं भी इस तरीके से याद करता था। तो मैंने सब कुछ नोट डाउन कर लिया अपनी लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से आपके लिए भी, और आपको भी मैंने प्रोवाइड कर दिया। चलिए ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे कि भाई प्रोसीजर क्या होता है हीट ट्रीटमेंट का।
ठीक है, हीट ट्रीटमेंट का प्रोसीजर वो समझिए। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है दोस्तों, हम हीटिंग करते हैं किससे, एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन जो टेम्परेचर होता है उससे ऊपर हम लोग हीटिंग करते हैं। पहली बात आपको याद रखनी है। लो क्रिटिकल टेम्परेचर आप लोग जानते हो कितना होता है, 723 डिग्री सेल्सियस होता है। अल्टीमेट हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 910 डिग्री सेल्सियस होता है। और इन दोनों के बीच में हम लोग बात करते हैं आयरन कार्बाइड। जब मैंने पढ़ाया था वहां पर आपको इस टेम्परेचर के बारे में डिटेल में बताया था आपको। तो एलसीटी क्या होता है, लो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। यूसीटी क्या होता है, अल्टीमेट क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। कोई दिक्कत, प्रोसीजर पढ़ रहे हैं हम लोग, हीट ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर रहता है, कोई दिक्कत आपको। सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, हीट ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर हम लोग कर रहे हैं। जो अभी भी आपने देखा होगा लो क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा था ना, यहाँ पर भी आपने देखा था ये पॉइंट कि भाई हमारा लो क्रिटिकल टेम्परेचर ये है, इससे ऊपर हम लोग ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी अभी, तो वही चीज मैंने यहाँ पर प्रोसीजर में आपके लिए लिख भी दी है। देखिए, above low critical temperature और ultimate critical temperature there will be a change in crystal structure। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंज होता है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। ऑस्टेनाइट से हमारा क्या मिल रहा था, परलाइट देखने को मिल रहा था जब हम उसको कूलिंग करा रहे थे, फास्ट कूलिंग और स्लो कूलिंग में। और इसमें पहली चीज तो यही होगी। सेकंड चीज क्या होगी दोस्तों, सोकिंग। सोकिंग को आप लोग होल्ड भी लिख सकते हो, भाई होल्ड कर रहे हैं ना। सोकिंग मैंने अभी आपको समझा था, स्पंज ले लिया, उसमें अगर पानी भिगोगे तो आप लोग देखोगे पानी को सोक कर लेता है। इसी तरीके से हम लोग क्या होल्ड करते हैं, हीट को गर्म करते हैं, मतलब टेम्परेचर, हमने किसी मेटल को गर्म किया तो उसको थोड़ी देर के लिए उसमें गर्म रहने देते ना, उसको उसमें छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी आराम अच्छी तरीके से जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। तो होल्ड द स्पेसिमेन एट अबव सेड टेम्परेचर, जो हमने टेम्परेचर ले लिया उस टेम्परेचर पे हम लोग हीटिंग करते हैं, उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं अपने स्पेसिमेन को। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसकी कूलिंग करते हैं। सिंपल सी बात। ये क्या डिसाइड करता है, माइक्रो स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया पहले ही, भाई कूलिंग करते हैं। तो प्रोसीजर क्या है हीट ट्रीटमेंट का, यही सबसे पहले हमने क्या किया, हीटिंग की। कहाँ पर की, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर हमने हीटिंग की, है ना। और फिर हमने उसको सोकिंग किया या फिर होल्ड किया, फिर हमने क्या किया, कूल किया। सिंपल 3 ही प्रोसीजर है हीट ट्रीटमेंट के। चलिए नेक्स्ट और समझिए। अब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो, देखो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मान लो हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारे पास, मान लो हमारे पास इधर क्या है, टाइम है दोस्तों, और इधर क्या हमारे पास टेम्परेचर है। ये बात आप लोग जानते हो, ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, इधर हमारे पास टाइम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो हमने क्या किया, हीटिंग की, है ना। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या किया हमने, हीटिंग की। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखिए, फिर हमने क्या किया, इसको होल्ड किया। क्या किया, होल्ड किया, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे, इस तरीके सिंपल। ये हमने क्या कर दिया, कूलिंग। और बताइए, और ये जो आपको टेम्परेचर मिला, ये जो आपको टेम्परेचर मिला, ये क्या है, टेम्परेचर अगेन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर आपको यहाँ पर देखने को मिला, ये क्या है आपका, टेम्परेचर अगेन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। सिंपल। बताइए, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। भाई पहले हमने हीटिंग करी, फिर होल्ड किया उसको, कुछ समय के लिए हमने उसको छोड़ दिया, फिर हमने क्या कर दिया, कूलिंग कर दी। सिंपल बहुत। अब बताइए इससे ज्यादा सिंपल आपको क्या बताऊं। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं भाई कूलिंग की, क्योंकि बहुत सारे तरीके थे कूलिंग के, उसको और समझ लीजिए। अब आपको तो यहाँ से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो मैं और उसको और ज्यादा क्लियर आपके लिए करता हूँ। यहाँ पर सिंपल आपके पास क्या है, टेम्परेचर है ना, लॉग में लेते हैं, ये बात आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पर क्या है हमारा, टाइम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और हमने स्टार्टिंग में क्या किया, वही हमने हीटिंग की, ये हीटिंग की, और फिर हमने क्या किया, इसको कुछ समय के लिए, देखो थोड़ा सा और हम ऊपर बढ़ जाते हैं। ये अपना क्या है, हीटिंग है, यहाँ ले गए हीटिंग ना। फिर हमने क्या किया, इसको होल्ड किया दोस्तों,
कुछ समय के लिए होल्ड किया। अब होल्ड के बाद हमको क्या करना है, कूल डाउन करना है। और कूल डाउन करने के मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए। जैसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। एक तो ये है, फिर एक मान लो ये है, ठीक है। दो तरीके से हमने कूलिंग करा दी। फिर हमने देखा भाई इसको हमने कुछ इस तरीके से कूलिंग करा दी, फिर हमने कुछ इस तरीके से कूलिंग करा दी। बताओ कोई दिक्कत? इसको और अच्छे तरीके से बना सकते हो कि मान लो हमने पहली कूलिंग कराई कुछ इस तरीके से, है ना, है ये इस तरीके से कूलिंग हुई, फिर ये कूलिंग हुई, फिर हमने क्या किया, इसको ऐसे कूलिंग करा दिया, फिर हमने क्या किया, इस तरीके से कूलिंग करा दी। कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो बताओ मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ये जो मैंने आपको बताया था, ये रीजन मैंने आपको जो बताया था, ये क्या है हमारा, इसको मैं और दूसरे कलर से लिख देता हूँ। हमारे पास ये क्या था, स्लो कूलिंग, है ना। क्या है दोस्तों, स्लो कूलिंग। आप लोग देख भी सकते हो, देखो यहाँ पर कहीं जाके इतना टाइम लगेगा कूलिंग होने में दोस्तों, देखो यहाँ पर इतना समय लगेगा इसको कूलिंग होने में। यहाँ से कूल स्टार्ट होगी तो इतना समय लग जाएगा, तब जाके ये कूलिंग होगी। तो कूलिंग कैसी है, बहुत ज्यादा स्लो है, क्योंकि हमें टाइम ज्यादा लग रहा है। सिंपल, ये बात आपको समझ गया आगे क्यों है स्लो कूलिंग ये। अब इसको और समझिए, ये तो आपने समझ लिया भाई स्लो कूलिंग क्यों है। अब इससे पहले वाला अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, इसके कंपैरिजन में ये हमारी फास्ट कूलिंग है थोड़ी सी, है ना। अगर हमें स्लो कूलिंग कराएं तो इस तरीके से करा सकते हैं, फास्ट कूलिंग करानी तो हमें इस तरीके से करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि वही हो रहा है, देखो कुछ समय के लिए मटेरियल को हमें होल्ड करना पड़ रहा है, उसके बाद हम लोग कूलिंग करा रहे हैं। देखो पहले हमने कूल कराया, पहले हमने क्या करा, कूल कराया, फिर हमने क्या कराया भाई, थोड़ा सा होल्ड किया, है ना। फिर उसके बाद हमने फिर कूलिंग कराई। पहले हमने कूल कराया, फिर थोड़ा होल्ड किया, फिर हमने थोड़ी सी और कूल कराई, ठीक है। तो ये क्या होगी दोस्तों आपकी, ये क्या होगी, वेरी फास्ट कूलिंग। ये क्या होगी दोस्तों आपकी, वेरी फास्ट कूलिंग। बहुत जल्दी कूलिंग आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। और इस तरीके से हमने कूलिंग कराई ना, इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्ड क्वेंचिंग। लो, स्टेप्ड क्वेंचिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप क्वेंचिंग बोलते हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, इस रीजन में बहुत जल्दी कूलिंग आपको देखने को मिली, बहुत ज्यादा फास्ट कूलिंग देखने को मिलेगी। तो ये क्या है आपकी एक्सट्रीमली फास्ट कूलिंग, बहुत ज्यादा कूलिंग आपको बहुत तेजी से आपको देखने को मिल जाएगी। और इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड कूल। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, लिक्विड कूल हो रहा है, ठीक है। सिंपल आप लोग समझ सकते हो। देखो ये स्टेप क्वेंचिंग हो गई, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट क्वेंचिंग भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल देंगे हम, क्वेंचिंग बोल देंगे। क्योंकि स्टेप क्या होगी भाई, स्टेप में पहले कूलिंग हुई, फिर होल्ड किया हमने, फिर कूलिंग करी, तो हमने स्टेप क्वेंचिंग बोल दी। और हमने इसमें क्या किया, डायरेक्ट कूलिंग हो गई हमारी, और बहुत तेजी से कूलिंग हो गई, क्योंकि देखो उसको समय कितना लगा, बहुत कम समय लगा यहाँ पर कूल होने में, ठीक है। बहुत ज्यादा कम समय लगा, तो इसलिए हमने क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमली फास्ट कूलिंग। तो यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हो। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आप लोग समझ लीजिए, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप लोग यहीं पे लिख सकते हो। इसको भी मैं आपको पता है पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लो लीजिए, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हो क्या, स्लो कूलिंग। क्या हो रही दोस्तों, स्लो कूलिंग हो रही है, इज डन। जब स्लो कूलिंग हम लोग करते हैं तो हमको क्या बोल, किस में हम लोग करते हैं, फर्नेस में। स्लो कूलिंग हम जो कर रहे हैं दोस्तों, किस में कर रहे हैं, फर्नेस में कर रहे हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एनिलिंग। स्लो कूलिंग हम लोग किस में कर रहे हैं, फर्नेस में कर रहे हैं, इसको हमने क्या बोल दिया, एनिलिंग। और किस तरीके से स्लो कूलिंग कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग इसमें लिख सकते हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, फास्ट कूलिंग कर रहे हैं। फास्ट कूलिंग इज डन। फास्ट कूलिंग किसमें होती है, एयर में। जो मैंने फास्ट कूलिंग आपको देखने को बताई थी, ये किसमें हुई है, एयर में हुई है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्ट कूलिंग एयर में डन होती है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। क्या, नॉर्मलाइजिंग,
ठीक है। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरी फास्ट कूलिंग, वेरी फास्ट कूलिंग कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, लिक्विड में। वेरी फास्ट कूलिंग हम लोग किस में कर रहे हैं, लिक्विड में। ये मैंने बताया ना आपको, ये लिक्विड कूल्ड है। ये भी आपको स्टेप वाली, ये भी किस में हो रही है, ये भी लिक्विड में हो रहा है। ठीक है, तो वेरी फास्ट कूलिंग हम लोग किस में कर रहे हैं, लिक्विड में कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑस टेम्परिंग, AUSTEMPERING, ऑस टेम्परिंग। इसी तरीके से दोस्तों और आप देख सकते हो, हमारे पास क्या है, एक्सट्रीमली फास्ट कूलिंग इन लिक्विड। एक्सट्रीमली फास्ट कूलिंग हम लोग लिक्विड में कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, क्वेंचिंग, QUES, क्वेंचिंग। आई होप आपको चारों पॉइंट बहुत अच्छी से समझ आ गए होंगे इस ग्राफ के थ्रू कि भाई एनेलिंग क्या होती है। अब आपको कंफ्यूजन होगी नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी भाई एनेलिंग किसे बोलेंगे हम लोग, नॉर्मलाइजिंग किसे बोलेंगे, ऑस टेम्परिंग किसे बोलेंगे और क्वेंचिंग किसे बोलेंगे, और किस तरीके से हम लोग प्रोसेस को निभाते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में एनेलिंग के बारे में डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए भाई आप बता सकते हो एनेलिंग क्या हो रहा है, हम लोग फर्नेस में स्लो कूलिंग कर रहे हैं। नॉर्मलाइजिंग में क्या हो रहा है, हम लोग फास्ट कूलिंग कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, एयर में कर रहे हैं। इसी तरीके से ऑस टेम्परिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड में हम लोग कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग थोड़ी सी बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, वो है कूलिंग मेथड के बारे में। कूलिंग मेथड में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्नेस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एनेलिंग, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। फास्ट एयर में क्या देखने को मिल रहा है आपको, नॉर्मलाइजिंग मिल रहा है, और कैसा होता है, फास्ट होता है। फर्नेस में क्या मिल रहा है आपको देखने को, एनेलिंग देखने को मिल रहा है, कैसी होती है, स्लो होती है। लिक्विड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, वेरी फास्ट, बहुत तरीके से वेरी फास्ट होता है, और ऑस टेम्परिंग आपको देखने को लिक्विड में मिलती है, जो मैंने अभी पीछे बताया। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, फर्नेस में भाई एनेलिंग देखने को मिल रही है, कैसे होती है कूलिंग, स्लो कूलिंग होती है। एयर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, नॉर्मलाइजिंग मिल रही है देखने को, कैसी होती है, फास्ट होती है। लिक्विड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, वेरी फास्ट, लेकिन क्या देखने को मिल रहा है, ये आपका ऑस टेम्परिंग या क्वेंचिंग, है ना। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है भाई, एनेलिंग में क्या है आपका, कोर्स होते हैं दोस्तों, और आपको क्या मिलता है, परलाइट देखने को मिलता है। ठीक है, कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, परलाइट देखने को मिलता है। यहाँ पर जो आपके जो मेटेरियल, जो कोर्स का मतलब क्या है, ग्रेन, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में बताए थे आपको ग्रेन के बारे में, है ना। बहुत बड़े बड़े जो ग्रेन्स होंगे ना, मान लो एक बॉक्स के अंदर बहुत बड़े बड़े आपको ग्रेन देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े ग्रेन ज्यादा ज्यादा दूर दूर पर, उसको क्या बोलते हैं हम, कोर्स बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था ये कोर्स के बारे में। तो ये परलाइट में आपको देखने को मिलेंगे, फर्नेस में एनालिंग करेंगे तो हम कोर्स देखने को मिलते हैं। और नॉर्मलाइजिंग बहुत तेजी से फास्ट होती है ना, तो फास्ट होती है तो उसमें जो ग्रेन्स होते हैं उनमें देखो, कोर्स में आप लोग पता चल पा रहा है कि भाई न्यूक्लियस बन पा रहा है, लेकिन न्यूक्लियस की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ऑब्वियस सी बात है भाई, न्यूक्लियस तो हमें मिल रहा है, लेकिन न्यूक्लियस की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, इसलिए क्रॉस कोर्स रह जा रहा है, वो बड़ा बड़ा से रह जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कूलिंग कैसे हो रही है, फास्ट कूलिंग हो रही है, तो इसलिए जो ग्रेन्स उसके होंगे, न्यूक्लियस के होगी, न्यूक्लियस की ग्रोथ भी मिल जाएगी आपको देखने को। इसलिए क्या देखने को मिलेंगे आपको, फाइन फाइन न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, बहुत पतले पतले छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, बहुत तेजी से एकदम कूलिंग हो जाएगी। और आपको क्या मिलता है, यहाँ पर परलाइट देखने को मिलता है। वेरी फास्ट में क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा फाइन, बहुत छोटी छोटी आपको देखने को मिल जाएंगे न्यूक्लियस, और इसमें आपको स्टेप क्वेंचिंग देखने को मिलती है, जो मैंने अभी आपको पीछे समझाई, और आपको क्वेंचिंग देखने को मिलती है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा के और नोट्स बना के आपको दे दिए। यहाँ पर आपको बेनाइट मिलता है, और यहाँ पर आपको मार्टिन, ठीक है, मार्टिनाइट बोलते हैं इसे, पूरा मार्टिनाइट है दोस्तों, ये मार्टिनाइट आपको देखने को मिलेगा। मार्टिनाइट में क्या होता है दोस्तों, ब्रिटिल और हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रिटिल और हार्ड होते हैं। और इसमें जब हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं मार्ट टेम्परिंग में, क्या कर रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं किसमें, मार्ट टेम्परिंग में। और ये काम किस में आती है दोस्तों, ब्रिटिलनेस और मार्टिनाइट की जो ब्रिटिलनेस होती है, तो उसको कम करने में काम आती है। हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं मार्टिनाइट में, या फिर टेम्पर्ड मार्टिनाइट भी इसको बोला जाता है। और इसमें जब हम ब्रिटिलनेस और मार्टिनेस भी कम करनी होगी, तब हम लोग इसमें करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं मार्ट टेम्परिंग में। सिंपल। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। चलिए ये ग्राफ आ गया नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ग्राफ में चलो एक चीज और आपको बता देता हूँ, उसके बाद ग्राफ के बारे में कल बताऊंगा। छोटी सी बात आपको और बता देता हूँ इसमें,
कि फॉर हार्डनेस के लिए दोस्तों, मान लो हमारे पास एक गिवन स्पेसिमेन है, एक हमें स्पेसिमेन दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, एक स्पेसिमेन दे रखा है, और इस स्पेसिमेन में हमको क्या कराना है, हार्डनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मार्टेनसाइट बोलते हैं इसको, मार्टेनाइट नहीं बोलते दोस्तों, सॉरी मैं गलत बोल दिया, वो आप लोग सही कर लेना, मार्टेनसाइट होता है ये, मार्टेनसाइट सबसे ज्यादा होगा, फिर क्या होगा आपका, टेम्पर्ड मार्टेनसाइट होगा, ठीक है, फिर क्या होगा आपका बेनाइट, इस तरीके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर क्या आपको देखने को मिलेगा, फाइन, फिर क्या आपको देखने को मिलेगा, कोर्स, ठीक है। कोर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, परलाइट देखने को मिलता है ना। तो ये सिंपल सा होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, स्टेप फॉर्मेशन, स्टील की फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम लोग, स्टील का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हम लोग स्टील की ट्रांसफॉर्मेशन और भी इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आती है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं भी बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करूं RRB JEE के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट जरूर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।